नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक एसडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार होने वाली है। पहले चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट तक पढ़ चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन हमने लगाए हैं, उस पर बहुत से क्वेश्चंस लगाए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को जानने के बाद जो जानने की आवश्यकता हमें है वो है हमारा टॉपिक, जो कि परसेंटेज कंपोजिशन अर्थात प्रतिशत संगठन। परसेंटेज कंपोजिशन इसे परसेंटेज, इससे पता ही चला कि परसेंटेज पर 100 पे किसी का संगठन, मतलब कोई कंपाउंड दिया गया हो तो उसका पर 100 उसकी मात्रा पे अगर मान लेते हैं नंबर ही 100 मान लेते हैं, तो कितना संगठन, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें हैं, इसी को इस प्रतिशत संगठन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, इसकी डिफिनेशन देखें तो दी गई है, परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाई मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। देखिए दिया है ना, परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज ऑफ बाई मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड, है ना। हमने बताया कि जो ये प्रतिशत संगठन होता है वो किसी भी एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना परसेंट हिस्सा है, मतलब कितना परसेंट हिस्सा उसमें उपस्थित है, यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड का, मान लीजिए अगर ये कोई कंपाउंड हो तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो बताता है कि कितना, मान लेते हैं यहाँ पे इतना हिस्सा कोई स्पेशल एलिमेंट, हम इतने हिस्से को कोई स्पेशल एलिमेंट मान लेते हैं, तो यही बताता है कितना हिस्सा इसका पूरा कितना 100% है ना, पूरा 100% है। तो ये बता रहा है कि मान लीजिए 10% है, यही 10% बता रहा है कि इस पूरे 100% में जो इसका 10वां हिस्सा है वो कोई एक स्पेशल एलिमेंट है, जहाँ पे बताया गया ईच एलिमेंट, यानी कोई एक स्पेशल एलिमेंट है, ये 10वां हिस्सा, इसी को कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसको अभी हम एग्जांपल से बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल से कुछ भी हो तो वो एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें परसेंटेज कंपोजिशन का, तो ये देखिए लिखा गया है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट पावर मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड गुणे 100 बटे में है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यानी कि पूरे जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है उसका जो पूरा मास है, और उसमें उस एलिमेंट का कितना मास है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज मास हम निकाल रहे हैं, यानी जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं, उसका मास जो है उसका गुणा करेंगे हम 100 से, और बटे में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से हम भाग कर देंगे, यानी जो पूरे कंपाउंड का मास दिया गया है उससे हम भाग करेंगे, तब हमें हमारा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट प्राप्त होगा। ये देखिए, ये फार्मूला आप साइड में लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बराबर मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड गुणे 100 बटे में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन प्राप्त कर सकते हैं कि किस कंपाउंड का कंपोजिशन कैसा है, मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट किस परसेंटेज में, किस भाग में मिलके उस कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से इसमें पता कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो हम मान लेते हैं एग्जांपल में H2O, ये क्या है, वाटर है ना, ये है वाटर अर्थात जल। तो हमें जल में निकालना, इसमें किसका परसेंटेज निकालेंगे, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्योंकि यही दो एलिमेंट इसमें दिए गए हैं ना, कि एक एलिमेंट इसका हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो इसी दोनों में से हमको किसी का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो इस पूरे में, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इस फार्मूले से। देखिए, इस फार्मूले से हम पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। इसका जो मोलर मास है वो कितना दिया गया वाटर का, तो अगर हम मोलर मास के लिए वाटर का देखें, कंपाउंड का मोलर मास हम निकालेंगे। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, जो मोलर मास 1.008 ये तो होता है। फिर कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 गुणे इतना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो बराबर का कितना आ जाएगा, देखिए 2.0016 प्लस 16, ये बराबर कितना 18.016 ग्राम, यह है ना, यह हमारा इसका पूरे कंपाउंड का मोलर मास।
ये पूरे कंपाउंड का मोलर मास है। हम अगर निकालें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक एक का निकालें हम दोनों का बराबर, तो अभी दिखाते हैं आपको। अगर हम यहाँ पे निकालें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, या मास सीधे सीधे मास कह सकते हैं, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज मास ऑफ का है, मास परसेंटेज, देखिए यहाँ पे मास परसेंटेज क्या, परसेंटेज मास का है, मास परसेंटेज, बात दोनों सेम ही है। हाइड्रोजन कितना होगा देखिए, पहले यहाँ फार्मूले में क्या होता है, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। तो कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है पहले देखेंगे, कैसे मास निकालेंगे। अगर कोई दिया गया तो हम सबसे पहले क्या, इसकी संख्या कितनी है, नंबर कितनी, 2, फिर गुणे में क्या, इसका मास निकालने के लिए एक एटम का, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना, यहाँ पे भी देखिए लिखा गया ना 1.008, तो इसको लिखेंगे 1.008। फिर फार्मूले के थ्रू देखिए क्रॉस यानी कि गुणा किया गया 100 से 100, फिर बटे में कितना, बटे में हमको दिया गया पूरा मोलर मास कितना है देखिए 18.016 ग्राम, 18.016। ये हमारा परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन हुआ। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 11.18%। देखिए 11.18% आएगा हमारा मोलर मास, इसका मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है वो हमारा आ गया 11.18%। इसके बाद हम अगर इसका निकाला चाहे, अच्छा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे 2 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है कि कोई नंबर हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ नहीं दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके 2 एटम है ना, तो अगर हमें इस हाइड्रोजन का पूरे कंपाउंड, ये जो H2O यानी कि वाटर कंपाउंड दिया गया है, इसमें हमें हाइड्रोजन का जो मास अगर निकाला, यहाँ पे मास ऑफ द है ना, तो उसके दो एटम है, इसलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड होता, कह सकते हैं अगर हमारे पास CH4 होता, यहाँ पे हमें निकालना होता मास परसेंट, तो हमें कितने एटम देंगे, 4 एटम, तो यहाँ पे 2 की बजाय 4 का गुणा होता। अगर NH3 मान लीजिए होता हमारे पास, NH3, इसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता, तब यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाता ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 दिया गया है। तो हम देखते हैं हमको जो लगाना है वही, ये हमारा देखिए इतना आया, तो ये 11.18% आ गया। इतना परसेंटेज है इस पूरे कंपाउंड में, जो वाटर पूरे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का मास परसेंट है, मतलब कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हिस्सा जो है वो 11.18% है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, हमने हाइड्रोजन का निकाला, अब हम ऑक्सीजन के लिए चलते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें परसेंटेज मास ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, तो इसमें भी सीधी सी बात, यही फार्मूला, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। तो कितना मास होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है ना, तो 16.00, फिर क्रॉस 100 और बटे में कितना 18.016, ये होगा ना 18.016। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना परसेंट हुआ। देखिए आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू 100 आएगी। देखिए कितना दिया है 88, और इतना जोड़ेंगे 99, और इसको लगभग 79, यहाँ पे 18। इसके बाद और भी पॉइंट के बाद और भी संख्या होंगी, इसको शुद्ध करके लिखा गया है, मतलब सार्थक मान के रूप में लिखा गया ना, सन्निकटन सार्थक मान के रूप में, तभी इतना लिखा गया। नहीं तो इसको जोड़ेंगे हम दोनों को तो हमारा आएगा 100%। इन दोनों को जोड़ के 100%, ये कंपाउंड बताएगा ना कि पूरे 100% कंपाउंड में कितना हिस्सा है। लेकिन अब देखिए ये आया हमारा मास परसेंटेज ऑक्सीजन का, कि इस कंपाउंड में मतलब कि H2O वाटर में कितना परसेंट हमको ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इतना परसेंट 88.79, और हाइड्रोजन का हमारा जाए तो 11.18%। ये हमारा एक एग्जांपल हमने देखा। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दूसरा एग्जांपल हमको दिया जाए एथेनॉल, यानी कि C2H5OH एथेनॉल। तो इसको हमको मोलर मास निकालना, तो यहाँ पे कार्बन का पहले कितना होता है, जो एटॉमिक मास कार्बन का होता है वो होता है 12.01, इतना होता है। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, इतना होता है ना, ये होता है। और हमारे पास है भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना
16, ये होता है हमारा मोलर मास। तो अब हम सबसे पहले एक जो सूत्र के थ्रू, कि हमको सूत्र के लिए क्या जानना है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम निकालते हैं, देखिए मोलर मास निकालते हैं कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम कहेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुणे में 12.01 प्लस में हाइड्रोजन को 6 दिया गया, देखिए 5 और 1 6, तो 6 गुणे 1.008 फिर प्लस सभी एक चीज है ना, ऑक्सीजन कितना 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 46.068। पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी इतना ग्राम। ठीक है, अब हमको अगर परसेंटेज कंपोजिशन कौन कौन से 3 तत्व दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अगर हम निकालें परसेंटेज मास ऑफ, यहाँ पे देखिए परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के मास परसेंटेज के लिए हमको क्या निकालना होगा, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन 2 दिए गए हैं, इसके थ्रू मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, मतलब कि हमको कार्बन का मास निकालना है कि इस कंपाउंड में कितना कार्बन का मास है। तो देखिए 2 है कार्बन, 2 एटम है, तो मास कितना हो जाएगा 2, फिर एक कार्बन का एटॉमिक मास हमको कितना दिया गया है 12.01, कितना दिया गया ना, इसको इतना कर लेते हैं। ओके, हमको एक कार्बन का देखिए इतना दिया गया है 12.01, तो इतना हुआ, फिर गुणे 100 बटे में कितना दिया गया, टोटल मास कितना आया है देखिए 46.068, 46.068। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कार्बन का परसेंटेज मास है इस कंपाउंड, मतलब कि एथेनॉल में C2H5O6 में जो कार्बन का परसेंटेज आएगा वो आएगा 52.14 ग्राम, मतलब कि 14% हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ग्राम में हम कब लिखते हैं, ग्राम में हम जब लिखते हैं तो ये हम समझ जाते हैं कि 100 ग्राम में 52.14 ग्राम कार्बन है। अगर 100 ग्राम एथेनॉल लिया गया है तो उसमें 52.14 ग्राम कार्बन था। ठीक है, अगर लिया जाता तो कार्बन होता। अब दूसरा हम निकालते हैं, कौन सा दिया गया है, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। देखिए परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन ओ, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसका भी हमको मास निकालना है। तो मास कितना, एक ही एटम है, ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए सीधे सीधे 16 फिर गुणे 100 बटे में कितना 46.068 ये होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, ऑक्सीजन है 34.73%, इतना हमारे पास ऑक्सीजन हमको मिलेगा। ये देखिए कार्बन और ये ऑक्सीजन। फिर एक एलिमेंट हमारे पास और बचा, उसको यहां देख लीजिए, परसेंटेज मास ऑफ कौन सा बचा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितना एलिमेंट है, मतलब कि कितने एटम हाइड्रोजन के 6 क्रॉस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास जो होता है 1.008 बटे यहाँ पे गुणा कितने से 100 से, बटे में जो पूरे का मास है मोलर मास कितना दिया आया है, देखिए 46.068। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के परसेंटेज मास के लिए, तब हमारे पास आएगा 13.13%। ठीक है, इतना हमारा आया हाइड्रोजन का जो परसेंटेज मास होगा इस एथेनॉल में। ओके, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का अगर हमको दिया गया तो उसमें हम उस कंपाउंड के एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि प्रतिशत संगठन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र। ये हमारा अगला टॉपिक है जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो सबसे पहले तो मूलानुपाती सूत्र हमें नाम से पता है, मूल अनुपात है ना, मूल अनुपात सूत्र अर्थात हम इससे समझ सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड का जो सूत्र होगा उसका जो मूल सूत्र होगा, मूल अनुपात है ना, मूल सूत्र यानी कि मूल
जो मूल सूत्र होगा उसके जो एलिमेंट्स का जो अनुपात होगा उसी को हम मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड दिया गया हो उसमें जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल यानी जो एलिमेंट हो उसका जो मूल अनुपात हो, ठीक है, जो मूल अनुपात हो उसी को हम मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे, कि जिसमें कोई ऐसा रेशियो ना हो उस कंपाउंड में कि कटने लायक हो, वो सिंपल रेशियो हो। ठीक है, अभी इसको और अच्छे समझते हैं। और दूसरा है आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कोई सी मॉलिक्यूल का जो फार्मूला दिया गया उसमें हमें अनुपात से कुछ लेना देना नहीं, वो कितनी बड़ी अनुपात में हो सकता है, बिना अनुपात के भी हो सकता है, तो उसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो इसकी डिफिनेशन देखिए वो देखिए, एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये सीधे सीधे दिया गया, देखिए, एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हमने बताया ना कि रेशियो बताया था, हमने भी रेशियो का नाम लिया था पहले। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी आसान से आसान पूर्ण नंबर, होल नंबर होता है ना पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, रेशियो जो होगी पूर्णांक संख्या। देखिए, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। अगर इसको एग्जांपल समझे कि हम अगर कोई एग्जांपल लें, मान लीजिए H2O2 ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये आणविक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया ना, द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सीधी सी बात की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात आणविक सूत्र जो होता है वो हमको क्या बताता है, शोज द एग्जैक्ट नंबर, मतलब एकदम क्लियर नंबर, क्लियर संख्या बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, उसको ये क्लियर एकदम बता रहा है कितने नंबर्स में है। तो ये सेम बता रहा है ना कि देखिए इसमें क्या बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन एटम है ना, तो यही बता रहा है ये, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर बताता है किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल है एक, तो ये बता रहा है ना कि इसमें 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो ये देखिए इसकी डिफिनेशन यही बता रही है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अर्थात किसी भी यौगिक में उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कितनी संख्या है यह बताने का काम किसका है, मॉलिक्यूलर फार्मूले का। यानी आणविक सूत्र का काम यह है कि वो बताए कि उस कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं। जबकि जो इंपिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र या उसके एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या को नहीं बताता, ये सिर्फ उन एलिमेंट्स की संख्या में जो रेशियो होता है उसको बताता है। देखिए दिया ना, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स, मतलब जितने भी एटम्स हैं उसमें उन सभी का एक होल नंबर रेशियो बताता है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में किस रेशियो में वो है उसको ये बताता है। ठीक, अब हम अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि कौन सा इंपिरिकल फार्मूला होगा और कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने इसको बताया कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जब हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं H1O1 यानी हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जानते हैं कि एक लिखा हो या ना लिखा हो, एक को हर समय माना जाता है, वन को हर समय हर जगह विद्यमान रहता है। एक है ना ईश्वर, एक है ईश्वर हर जगह विद्यमान रहता है। इसी तरीके से वन को हम लिखे कहीं पे या ना लिखे, तो ये HO, ये कौन सा फार्मूला है, ये है इंपिरिकल फार्मूला, हमारा इंपिरिकल फार्मूला। ठीक है, ये हमारा इंपिरिकल फार्मूला। जबकि ये जो दिखाया गया ये कौन सा है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम और भी एग्जांपल की बात करें कि इंपिरिकल फार्मूला को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी दूसरे एग्जांपल के थ्रू, कोई इंपिरिकल फार्मूला है कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसके लिए हम अगर एक एग्जांपल और देखें, ग्लूकोज का एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज का एग्जांपल देखें तो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर है ना, क्योंकि सीधे सीधे नंबर बता रहा है कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। जबकि अगर हम इसका इंपिरिकल फार्मूला लिखें तो कितना लिखेंगे बताइए, रेशियो है तो रेशियो निकालने के लिए क्या तो काटेंगे सबसे पहले, तो इनमें देखिए 6 सबसे छोटा है तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितना कटेगा देखिए 6C1H2O1 ये होगा ना। देखिए 6 से हमने काटा 6 से, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा फिर से 6, तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, CH2O ये लिख सकते हैं। ये होगा, देखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये इंपिरिकल फार्मूला हुआ ना। ये ग्लूकोज का ग्लूकोज
ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये इंपेरिकल फार्मूला देखिए, इसमें नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है। एग्जैक्ट नंबर जो है अगर पूछ ले ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला लिखिए तो क्या होगा, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला ये। लेकिन अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ ले कि ग्लूकोज के अणु का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको बताइए, तो क्या बताएंगे हम, ये वाला, ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। मतलब किसी एटम्स के कितने, किस एलिमेंट के कितने एटम्स है उसको ये एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है। जबकि ये काम ये नहीं करेगा, अर्थात इंपेरिकल फार्मूला ये कभी नहीं बताएगा कि किस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं के एटम्स हैं वो कितनी संख्या में है, इसको ये नहीं बताएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दें, तो अगर हम इसमें एक चीज और आपको बताएं तो इन सभी से हम निकाल कैसे सकते हैं, रिलेशन कैसे निकल सकता है सभी में। देखिए, अगर हमको ये पता, हमने भी इसके पहले जस्ट पढ़ा है परसेंटेज कंपोजिशन, तो अगर हमको किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन पता हो तो उसके थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। यानी हम सीधे सीधे कहें, अगर हमको इफ, यानी हम कह सकते हैं अगर हमको किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स का उस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन हमको पता है, यानी मास परसेंटेज पता है किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का, तो हम उस परसेंटेज मास से एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपातिक सूत्र निकाल सकते हैं। और उस मूलानुपातिक सूत्र के पता होने से अगर हमको मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान उस कंपाउंड का दिया गया है तो हम उसके थ्रू मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात आणविक सूत्र भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी अंतर समझ में आया होगा, इसमें एम्पिरिकल फार्मूले में, मॉलिक्यूलर फार्मूले में और एम्पिरिकल फार्मूले में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके उसमें हम उसका पहले तो मास परसेंटेज निकालेंगे, फिर मास परसेंटेज निकालने के बाद एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर एम्पिरिकल फार्मूले से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे। तो हम देखते हैं हमको कौन सा एग्जांपल हमारा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। मतलब कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% हमारे पास क्लोरीन है। फिर कहा है इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, यानी कि इसका जो मोलर मास है वो 98.96 ग्राम है। और दिया गया है व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पूछ रहा है इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात मूलानुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र, ठीक है। तो अब हम जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, हमने मास परसेंटेज भी पढ़ा, फिर एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा। इसको हम देखते हैं निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, ये परसेंटेज दिया गया ना, तो परसेंटेज में हम निकाले तो निकलेगा नहीं, हमारा निकल नहीं पाएगा। अपनी सुविधा के लिए हम इस ये जो प्रतिशत में दिया गया है, हमने बताया प्रतिशत मतलब पर 100। अगर हम इस कंपाउंड को 100 मान लेते हैं, 100 ग्राम मान लेते, मान लीजिए ग्राम मान ले, 100 ग्राम मान लेते हैं, तो इसको हम 4.07 ग्राम लिख सकते हैं ना, अगर लिख सकते हैं ना। ये दिया गया 4.07%, मतलब प्रति 100 पे अगर ये 100% हम ले लें, ये कंपाउंड अगर 100% ले लें, तब ये जो 4.07% दिया गया है वो होगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम 100 ग्राम ले लें, कंपाउंड को 100 ग्राम लें, तो हमारे पास 4.07 ग्राम में आ जाएगा ना, 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले हम इसको 4-5 स्टेप्स में लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ताकि एक एक स्टेप को अच्छे से बताते चलूं और आपको अच्छे समझ में भी आए। तो हम फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू मास, परसेंटेज इनटू ग्राम। तो क्या कन्वर्ट या कन्वर्जेशन, कुछ कन्वर्ट लिख देते हैं, कन्वर्जन ही लिख दे, वही सही रहेगा, CONVERS, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज, वो मास दिया गया है परसेंटेज में ना, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम। मतलब कि
इस जो ये कंपोजिशन दिया गया है इसका 4.07% हाइड्रोजन, इन सभी परसेंटेज को हम अपनी सुविधा के लिए ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ताकि अच्छे से सवाल से परसेंटेज में लगाएंगे तो दिक्कत होगी ज्यादा, इसलिए उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी है पर 100, तो हम 100 को ग्राम मान लेते हैं कि पर 100 ग्राम में इतना ग्राम हाइड्रोजन, इतना ग्राम कार्बन, इतना ग्राम क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 4.07% हाइड्रोजन बराबर, इसको हमने चेंज किया तो कितना आ जाएगा 4.07 ग्राम। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 24.27% क्या है कार्बन, इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ग्राम में 24.27 ग्राम। ठीक, फिर हमारे पास एक और बच रहा है 71.65% क्लोरीन दिया गया ना, क्लोरीन, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 71.65 ग्राम। ये हुआ रहा हमारा ग्राम में। देखिए अब सब जितने भी ये परसेंटेज में कंपोजिशन दिए थे, ये कंपोजिशन हमको ग्राम में दे दिए गए कि अगर कोई कंपाउंड 100 ग्राम है तो इतने इतने ग्राम उसमें, इतना ग्राम हाइड्रोजन, इतना ग्राम कार्बन और इतना ग्राम क्लोरीन होगा। और हमारा सेकेंड स्टेप होगा इनको नंबर ऑफ मोल्स में लाना, क्योंकि कोई भी सवाल हम ज्यादातर करके मोल्स में लेते हैं, मोल्स में लगाते भी है, तो ये हमारा पहला काम होगा इसको मोल्स में चेंज करना। और मोल्स में चेंज करना हमने बताया है, मोल को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है ना, पिछली 2 वीडियो हमने मोल की ही बनाई है, तो उसमें मोल हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो इसको हम मोल में चेंज करेंगे लिए, तो हमारा जो स्टेप सेकंड होगा, देखिए स्टेप सेकंड, इसको हम लिखेंगे कन्वर्जन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। क्या कन्वर्जन इन नंबर ऑफ मोल्स, कन्वर्जन इन नंबर ऑफ मोल्स, कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, कन्वर्जन इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कि अब हम जो भार आए हमारे, है ना, ये जो कंपोजिशन आया है इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या बताया था, n बराबर, हमने एक छोटा सा फार्मूला दिया था। देखिए हमने एक छोटा फार्मूला दिया था, n बराबर W/m, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स बराबर भार बटे मोलर मास। ठीक है, कि जितना भार दिया गया उतना, उसके बाद उसका मोलर मास निकालेंगे, तब हमारे पास हमारा आएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये ऊपर वाला मिटा दें यहाँ पे तो ज्यादा, देखिए इसको फर्स्ट स्टेप को मिटा देते हैं। अभी हम इसको अच्छे से समझा देंगे फिर से कि किस स्टेप में क्या क्या किया गया, इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ आप लोग लिखते चलिएगा इसको, नहीं तो हम बराबर मिटाते रहेंगे। 4-5 स्टेप में है, बोर्ड इतना ही है, इतने हमको जगह ही मिलती, इतने में लिखेंगे कैसे एक साथ सब, इसलिए इसको बारी बारी हमको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, तो ये पहले हमने क्या निकाला है, किसका, हाइड्रोजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हमने क्या बताया था, भार बटे में मोलर मास, यानी कि मास बटे में मोलर मास। तो इसका मास कितना गया है, गिवन मास, देखिए मास का दिया 4.07 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1.008, यही होता है ना हाइड्रोजन का मोलर मास। तो ये आएगा हमारा ब्रैकेट कितना आएगा बताइए, लगभग 4 जाएगा, 4 के आसपास, तो ये 4 मोल। ठीक है, 4 मोल्स। ओके, फिर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा एलिमेंट है ये, हमारे पास है कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना, भार इसका कितना है, देखिए 24.27 ग्राम। ठीक है, फिर इसका जो मोलर मास होता है कितना होता है, कार्बन 12.01, ये होता है ना 12.01, ये लगभग कितना है, 12 दूना 24, 2, तो इसको 2 मोल्स
ठीक। और तीसरा हमारे पास कौन सा दिया गया है, तीसरा हमको जो कंपाउंड हमारा दिया गया है वो है क्लोरीन। तीसरा हमारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन का सिंबल सभी को उम्मीद है पता होगा, Cl। तो क्या आएगा इसका भार हमारे पास, हमने यहाँ पे निकाला था, कितना निकाला था 71.65 ग्राम ना, 71.65। और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 35.453, क्या 35.453 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, देखिए 35 दुगुना करेंगे तो 70, 35 दुना 70 तो 2 बार जाएगा इतना मोल्स। ये हमारा कन्वर्जन हो गया मोल्स का, मतलब कि ये स्टेप 2 हमारा हुआ। सबसे पहले हमने जो कंपोजिशन को परसेंटेज में दिया था उसको हमने ग्राम में कंपोजिशन किया कि ग्राम में वो कितने कितने किस प्रकार से कंपोजिट है। फिर उन कंपोजिशन मतलब कि उन एलिमेंट्स के कंपोजिशन का हमने मोल निकाला कि वो मोल्स में कितने की कंपोजिशन, मोल्स में कितने कितने, उस कंपाउंड में कितने कितने मोल्स, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये हमारा है 4 मोल, 2 मोल, 2 मोल। अब हम अगला स्टेप अपना निकालते हैं जो होने वाला है इनका फार्मूला लिखने का एक कदम, इनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के एक कदम और आगे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा होगा स्टेप नंबर 3। तो हमारे पास स्टेप 3 जो होगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 हमने नंबर ऑफ वो मोल्स निकाल लिए हैं, कितने कितने मोल्स हैं। अब हम निकालेंगे डिवाइड ईच ऑफ मोल, मतलब कि उसको हम सिंपल रेशो, हमने इंपेरिकल फार्मूला निकालते समय किया था कि वो फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ना बताए उसी को इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन एक निश्चित रेशियो दे कि अगर किसी एक निश्चित संख्या से उसमें हम गुणा कर दें उन सभी संख्याओं में तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता दे वो। ठीक है, उस एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर्स को बता दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, कह रहा है कि डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्गस्ट द, मतलब उनमें जो सबसे छोटा है उससे हम सभी को डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास कितना कितना था, देखिए हाइड्रोजन था, कार्बन था और था क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने मोल हमने प्राप्त किए थे, 4 मोल। कार्बन कितने मोल थे, 2। क्लोरीन के भी 2 मोल थे। अब हम डिवाइड करेंगे, देखिए कितना कितना आएगा। इन सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सबसे छोटा, तो यहाँ पे कितना 2 1 1 क्या है ना। तो इसको हम लिखेंगे, ये सिंपल रेशियो प्राप्त करने के लिए ही डिवाइड किया जाता है ताकि वो सिंपल स्मॉलेस्ट भी हो, सिंपल भी हो, होल नंबर रेशियो हो, मतलब कि छोटा भी हो और साधारण भी हो और पूर्णांक भी हो। ठीक है, तो ये है हमारा। देखिए अगर हम इसको एक निश्चित रेशियो में लिखे HCl तो ये कितना लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन के लिए कितना है 2 रेशियो, कार्बन के लिए 1 1 फिर 1, क्लोरीन के लिए भी 1 है ना। देखिए तो ये हमारे स्टेप 3 में हमने डिवाइड किया। फिर से एक बार देख लीजिए, डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्गस्ट देम, मतलब कि इसमें जो सबसे छोटा आया है मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स, सबसे छोटा मोल्स 2 आया है तो इससे हमने डिवाइड किया सभी में 2 1 1। इसको हमने सिंपल रेशियो, अब ये दिख रहा है ना कि स्मॉलेस्ट भी है, इससे छोटा रेशियो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इससे छोटा रेशियो तो होगा नहीं। 1 2 पूर्णांक संख्या भी होनी चाहिए। तो ये हमारा रेशियो है हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1। हमारा स्टेप 4 जो होगा वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए। देखिए स्टेप 4 हमारा क्या है, स्टेप 4 कह रहा है, चौथा स्टेप, राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये 3 एलिमेंट दिए गए ना, इनको लिखने के बाद देखिए आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या करना है, राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर, इन नंबर्स को मेंशन करना है। मतलब ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो रेशियो आया है इसको मेंशन करना है। कब, जब हम ये सिंबल्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स के सिंबल्स को। जैसे देखिए हम इस सिंबल्स को लिखे अगर तो प्रियोरिटी कार्बन को देते हैं कार्बन, ठीक। फिर हम मान लीजिए लिखते हैं H हाइड्रोजन, फिर Cl यानी कि क्लोरीन। फिर क्या दिया है, मेंशनिंग, देखिए यहाँ पे मेंशनिंग द नंबर्स, ये नंबर्स को मेंशन करना है। देखिए कार्बन के लिए कितना आया है, कार्बन के लिए 1 आया है, हाइड्रोजन के लिए कितना आया है 2 और क्लोरीन के लिए 1 आया है। यह हुआ हमारा एम्पिरिकल फार्मूला फॉर
दिस कंपाउंड, जो है कंपाउंड दिया गया है कि ये कंटेन करते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला। इसको अगर सही से लिखें, एक तो हम कहीं लिखते हैं, एक तो ईश्वर है भाई, ईश्वर अकेला है, तो क्या CH2Cl, ये होगा हमारा, ठीक है, CH2Cl। देखिए यहाँ पे और लिख देते हैं एक बार फिर से ताकि अच्छे से देखिए, CH2Cl ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है इस कंपाउंड के लिए, जो जिसका कंपोजिशन हमको दिया गया था, उसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम निकालते हैं अपना, क्या हमको निकालना अभी तो ये क्या है, देखिए अभी एम्पिरिकल फार्मूला हमारा आया, अभी हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। मतलब ये हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया कि इस मूलानुपाती सूत्र के थ्रू ही हम इस कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, कि अगर इसमें किसी एक इसके एटम्स की संख्या में किसी एक निश्चित संख्या से सभी में गुणा कर दें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जाएगा कि ये कंपाउंड कौन सा था, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जाएगा, जिसमें एग्जैक्ट हमको पता होगा कि किस एलिमेंट्स के कितने कितने एटम हैं। तो अब हम देखते हैं, हमारा जो स्टेप नंबर 5 होगा जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए स्टेप 5 है राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि आणविक सूत्र लिखना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या, हमने इसका मोलर मास हमको दिया गया है कंपाउंड का, लेकिन जो हमने ये निकाला है हमारा, ये देखिए यहाँ पे लिख दूं, जो हमने इसको निकाला है क्या, CH2 और Cl, ये हमने निकाला है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। इस एम्पिरिकल फार्मूले का हम, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है, इस एम्पिरिकल फार्मूले का हम अब निकालेंगे मोलर मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मोलर मास कह सकते हैं, इसका मोलर मास निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दें इसको, तो लिखेंगे हम डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे मिलेगा, बाई एडिंग, देखिए बाई कहते हैं बाई एडिंग द एटॉमिक मासेस, बाई एडिंग द एटॉमिक मासेस, atomic masses of each elements present in it, each elements present in it। ठीक है, मतलब कि इस इंपिरिकल फार्मूले में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास को जोड़कर हम निकालेंगे अपना इंपिरिकल फार्मूले का मास। तो क्या होगा, देखिए अगर इंपिरिकल फार्मूले का मास निकालें, इसमें जो एटम्स देखेंगे कितने, कार्बन का एक एटम, तो कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 12.01 ग्राम होता है ना। फिर हाइड्रोजन के एक एटम का कितना, लेकिन यहाँ पे 2 एटम दिए गए हैं ना, H2 है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम का प्लस हाइड्रोजन का 2 एटम है, कितना होता है एक एटम का, 1.008 ग्राम। और एक एटम बचा हमारा क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी हमने जस्ट पहले का 35.468 यही था ना, 35.453 था, 453। ठीक है, ये हमारा था। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले तो इसको 12.01 प्लस 2.016 प्लस 35.453, इसको सॉल्व करें तो हमारा उम्मीद आएगा कितना, देखिए 35 2 37 और 10 47 2 49, यानी 49.48 लिख सकते। देखिए 5 ये और ये 1, 5 1 6 1 और 7 और यहाँ पे 6 3 9। ठीक है, जाना हो गया सॉल्व करें, हमारे पास 49.48 ग्राम आएगा। ये क्या है हमारे पास, ये आया हमारे जो इंपिरिकल फार्मूले का मोलर मास। हमारे इंपिरिकल फार्मूले का मोलर मास ये आएगा। अब हम निकालेंगे क्या, हमको निकालना है इसका एक ऐसा नंबर जिससे हम इस इंपिरिकल फार्मूले में उस नंबर का गुणा करें और हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये तो हमारा हुआ स्टेप नंबर 5 में एक पॉइंट। स्टेप नंबर 5 का जो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे साइड में लिख लें, कितना है 49.48 ग्राम, यह है ना। तो दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, डिवाइड द
मोलर मास बाय इंपिरिकल फार्मूला मास डिवाइड मोलर मास, जो मोलर मास किसका, कंपाउंड का जो मोलर मास ये दिएगा 98.96 ग्राम, ठीक है, डिवाइड मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, अर्थात जो इंपिरिकल फार्मूले का मास आया है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो मोलर मास हमारे पास कितना दिया गया है, जो पहले से था कंपाउंड का, देखिए 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम। फिर हमारा जो हमने इंपिरिकल फार्मूले का मास निकाला है CH2Cl का 49.48 ग्राम, 0.48 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास कितना 2, यानी कि इसको हम नंबर n से दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है, कौन सा नंबर है, ये नंबर ऐसा है कि जिससे हम अगर इस इंपिरिकल फार्मूले में एलिमेंट्स में गुणा करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें एक स्टेप और, पांचवें वाले स्टेप में एक सब स्टेप इसको बोल सकते हैं, एक स्टेप और है, इसीलिए उसको n से दर्शा जाएगा ताकि आसानी हमको ज्यादा ना लिखना पड़े। मल्टीप्लाई इंपिरिकल फार्मूला बाई n, ठीक, मल्टीप्लाई इंपिरिकल फार्मूला बाई n ऑब्टेन्ड एबव, इसको लिख सकते हैं कि ऊपर प्राप्त किया गया ना, ऑब्टेन्ड एबव टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी लिख देते हैं भाई, उसी लिए प्राप्त किया टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मतलब कह रहा है कि गुणा करेंगे हम इंपिरिकल फार्मूले में इस नंबर n से, जो n नंबर हमें ऊपर प्राप्त हुआ है उससे हम इंपिरिकल फार्मूले गुणा करेंगे टू फाइंड, यानी टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, अर्थात आणविक सूत्र को प्राप्त करने के लिए उससे हम गुणा करेंगे। देखिए आणविक सूत्र हमारे पास कितना है, CH2Cl है, तो उसमें हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा, अगर हम लिखें तो हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला क्या है, इंपिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, CH2Cl, ये इंपिरिकल फार्मूला है। इसमें हम गुणा करेंगे क्रॉस n, यानी कि 2 से, इसकी वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2Cl, इसमें क्रॉस हो रहा है 2 से, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमारे पास ये बना मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन संख्या 2 होगी ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2, हाइड्रोजन कितनी होगी 4 और क्लोरीन की 2, है ना। देखिए इतना बना C2H4 और Cl2, ये हमारा हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे सही से लिख दे, देखिए कितना आया है C2H4 Cl2, ये इंपिरिकल हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इंपिरिकल फार्मूला क्या है हमारा, CH2 और Cl, ये इंपिरिकल फार्मूला। देखिए ये है हमारा इंपिरिकल फार्मूला और ये हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ये एग्जांपल से आया ना, यहाँ पे साफ दिख रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। देखिए 2 कार्बन के एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के 2 एटम, जबकि जो ये हमारा इंपिरिकल फार्मूला यानी कि मूल अनुपातिक सूत्र है वो नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कार्बन है, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन, मतलब वो रेशियो बता रहा है कि अगर 1 कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन है तो 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन है तो 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन तो 1 कार्बन। ठीक वैसे ही अगर 1 क्लोरीन तो 1 कार्बन और 1 क्लोरीन तो 2 हाइड्रोजन। वो सिर्फ एक रेशियो बता रहा है कि अगर कोई एलिमेंट इतना बढ़ा घटा तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा एलिमेंट भी इतना ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये पूरा था, ये क्वेश्चन का सॉल्व था। इसमें हमको इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। तो इस बोर्ड पे तो नहीं एक साथ सब स्टेप्स दिख पा रहे हैं,
लेकिन आप लोगों ने कॉपी में सभी स्टेप्स को बारी बारी उतारा है, तो हम एक बार आपको समझा देते हैं कि कैसे हमने इसको निकाला है। जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, पहले तो हमने देखा, सवाल को पढ़ा कि इतना परसेंटेज कंपोजिशन हमको दिखाया गया है। 3 एटम्स हैं, देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इनके कंपोजिशन हमको परसेंटेज में बताया गया है कि अगर 100% है तो उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट क्लोरीन है, ये हमको बताया गया। फिर तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने स्टेप फर्स्ट डाला कि स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने हेडिंग डाली थी कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इंटू ग्राम। ठीक है, कि हमने मास परसेंट को, जो परसेंटेज में मास दिया गया था, उसको हमने ग्राम में चेंज किया ताकि आसानी से हम सवाल को लगा सकें। तो भी हमको हर जगह परसेंटेज लिखना पड़ता है, इससे हम बच जाएंगे परसेंटेज लिखने से, हमको ग्राम में लिखने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले अपने निकाला, तो उसमें हमने क्या निकाला, देखिए हाइड्रोजन को हमने लिखा है 4.07% था, जिसको हमने लिखा 4.07 ग्राम। कार्बन था जो 24.27% था, उसको हमने लिखा 24.27 ग्राम। फिर क्लोरीन था जो था 71.65%, इसको हमने लिखा 71.65 ग्राम। ये हमारा पहले स्टेप है। फिर दूसरे स्टेप में हम गए जहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले है ना, कि कोई एलिमेंट का हमें परसेंटेज पता गया, मतलब गिवन मास हमको पता चल गया, तो हमने उसका निकाला नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको पहले से ही पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे में मोलर मास। तो हमने सभी निकाला। हाइड्रोजन का हमारे पास मोल्स आया 4.04 मोल्स, या 4.04 कह सकते हैं। 4 के आसपास हमने वैसे समथिंग में लिखा था 4 ना, समथिंग में लिखा 4, तो 4%, उसमें 4 मोल। फिर दूसरा आया था कार्बन, वो 2.021, यानी हमने उसको सीधे सीधे 2 लिख दिया था, हमने दशमलव के बाद नहीं लिखा था। ठीक है, 2 लिखा था। फिर क्लोरीन का मोल कितना आया था, 2 आया था वो भी, जिसमें सबसे छोटा हमको 2 मिला है ना। उसमें 4 और 2 में कौन छोटा, 2 तो है ना छोटा, तो हमें 2 मिला था। फिर हमने थर्ड स्टेप में हम गए, जिसमें यहाँ पे 5वां स्टेप लिखा गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने उन सभी मोल की संख्या को डिवाइड किया, उसी मोल की संख्या में से जो सबसे छोटा था, यानी हमको 2 सबसे छोटा मिला था, तो हमने 2 से सभी में डिवाइड किया, तो कितना आया, हाइड्रोजन का मोल्स डिवाइड होने के बाद कितना आया, 2, और कार्बन का आया 1 और क्लोरीन का आया 1। ठीक, तो ये मैंने थर्ड स्टेप में किया। फिर हमने उसको लिखा कितना, हाइड्रोजन रेशियो कार्बन रेशियो क्लोरीन बराबर करके हमने लिखा कितना, हाइड्रोजन का 2 रेशियो 1 ये लिखा था। फिर हमने स्टेप 4 था, स्टेप 4 में क्या किया हमने, राइट डाउन एम्पिरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ आफ्टर रीडिंग द सिंबल्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट्स दिए गए थे हमको, उनको लिखने के बाद हमने जो रेशियो आया था उनको उनके रिस्पेक्ट में मेंशन करके लिख दिया। जैसे कार्बन था, हमने यही लिखा ना, ये एम्पिरिकल फार्मूला, यही हमने चौथे स्टेप में हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था ना, तो CH2 और Cl, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। फिर 5वें स्टेप पे हम गए, एम्पिरिकल फार्मूला हमने लिख दिया। अब 5वां स्टेप हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का, जिसमें हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने इस एम्पिरिकल फार्मूले का जो मोलर मास होगा, यानी एम्पिरिकल फार्मूले का मास जो होगा, हमने उसको निकाला, जो क्या था 49.48 ग्राम। फिर हम 5वें स्टेप में आए, राइटिंग मॉलिक्यूलर, इसको हमने निकाल लिया था फर्स्ट पॉइंट पर। फिर दूसरे पॉइंट पर हमने गेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब हमने वो तो निकाल लिया था एम्पिरिकल फार्मूला का मास। अब हमें पहले से पता था मोलर मास कंपाउंड का, तो हम उनका रेशियो निकालते हैं कि मोलर मास जो कंपाउंड का दिया था उसका, फिर एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास आया था उसका हमने उससे डिवाइड किया। फिर हमारे पास कितना है, 2 आया। फिर 2 हमने मल्टीप्लाई किया इस 2 से, किसमें, एम्पिरिकल फार्मूले में, जो एम्पिरिकल फार्मूले में मेंशन किया था, जो रेशियो आया था उसी रेशियो में हमने फिर इनसे गुणा कर दिया। फिर मेंशन पहले से थे ही भाई, पहले से मेंशन थे, देखिए CH2Cl, फिर हमने 2 से 2 आया था, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, इसमें 2 से किया 2, H में किया मतलब हाइड्रोजन में किया 4 और क्लोरीन में किया 2। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आया था ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको बन के आया। तो इसमें अंतर भी आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्व था हमारा। ये आज का हमारी क्लास बस इतनी ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही शानदार होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।